नमस्कार, करंटनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। डेली करंट अफेयर्स सीरीज का 16th पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में रहकर अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा मजबूत बना रहे होंगे। आइए अब हम देखते हैं अपने आज की मेन न्यूज। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर, क्योंकि आज 24 अप्रैल है और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। उसके बाद हम बात करेंगे महामारी संशोधन अधिनियम 2020, जो अभी अभी एक अध्यादेश के द्वारा कानून बना है। तो ये क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान, जो कि ट्राइफेड के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको भी डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है इस अभियान से बन सकते हैं। उसके बाद हम डीआरडीओ के द्वारा चलाई जा रही या डीआरडीओ के द्वारा निर्मित की गई मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी को भी देखेंगे कि डीआरडीओ ने जो लैब बनाएंगे वो क्या काम करेगी। उसके बाद हम ईरान के द्वारा जारी किए गए सैन्य उपग्रह नूर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम अपने जितने भी हमेशा की तरह मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं वो भी देखेंगे। उससे पहले हमारा आज का क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द इंडियन ओशियन कमीशन, यानी इंडियन ओशियन कमीशन में किस देश को ऑब्जर्वर स्टेट बनने का मौका मिला है। ऑप्शन ई है इंडिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इस प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। हालांकि हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं कि आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं और लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं और हम लगभग सभी प्रश्नों के जवाब आप सही प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि बताता है कि आप हमारे वीडियो से लगातार जुड़े हुए हैं। आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि करंटनॉमिक्स के नाम से ही है। इसमें हम रेगुलरली करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रोवाइड कराते हैं, तो आप अभी ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। आइए अब हम आते हैं अपनी पहली न्यूज के ऊपर, जो कि है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को लेकर है। आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि हमारे देश में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से कर दी गई थी, परंतु पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना है, कई सारी समितियों का गठन किया गया, जिनकी सिफारिशों के आधार पर, जैसे कि अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीवीके राव समिति इत्यादि, जिन्होंने ये सिफारिश की कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, अधिकार और शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ यदि हम महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की बात करें, तो उन्होंने भी कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और इसीलिए गांव का सशक्तिकरण किया जाना अति आवश्यक है। वहीं हम संविधान के अनुच्छेद 40 की बात करते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत में पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए और इसी के साथ साथ इन पंचायतों को शक्तियां और अधिकार भी प्रदान किए जाने चाहिए। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया, यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो 1992 लाया गया, जिस पर हस्ताक्षर किए गए 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए हम 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अंतर्गत यदि मोटे तौर पर देखें तो पंचायती राज को संवैधानिक पहचान मिली और संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243O जोड़ा गया, जिसका विषय पंचायतें रखा गया। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जैसे कि यदि हम आर्टिकल अनुच्छेद 243D3 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि जो पंचायतें हैं, पंचायतों में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन जो है, 1/3 रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से संविधान के अंतर्गत जो है वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत 29 सब्जेक्ट्स, 29 विषय जो है उनको उनका हस्तांतरण ग्राम पंचायतों को किए जाने की बात कही गई। और इसमें कहा गया कि ये
राज्य की स्वेच्छा पर है, ये स्वैच्छिक कार्य है, राज्य की स्वेच्छा पर है कि वो इन 29 विषयों में से कितने विषयों का हस्तांतरण जो है वो ग्राम पंचायतों को करते हैं। यहाँ पर हम देखें तो मोटे तौर पर जो है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं और ये माना जाता है कि क्वेश्चन जो है प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ से आता है। हालांकि यदि हम 24 अप्रैल 2020 की बात करें तो इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देश भर के सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने की जो है वो बात कही गई है। यानी आज 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुबह 11 बजे देश भर के सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ई ग्राम स्वराज पोर्टल, मोबाइल ऐप एवं स्वामित्व योजना को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर यदि हम देखें तो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वो पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा देखने को मिलता है, जहाँ पर सबसे ऊपर जिला परिषदें होती है, जहाँ पर जिला प्रमुख जो है वो होते हैं, मध्य स्तर पर पंचायत समितियां होती हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां होती हैं जहां पर प्रधान होते हैं, और सबसे निचले स्तर पर जो होती हैं वो ग्राम पंचायतें होती हैं जहां पर सरपंच होते हैं। तो उन्हीं सरपंचों को जो है वो आज संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के ऊपर जो हालांकि अपने आप में बहुत ही विस्तृत और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विषय के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर लगातार क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती है। आइए अब हम देखते हैं अपना सेकंड न्यूज। इसमें हम बात करेंगे महामारी संशोधन अधिनियम 2020 की। यदि हम बात करें कोरोना वायरस के दौरान कोरोना वॉरियर्स की, तो डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स की तरह देखा जा रहा है, लेकिन कई जगह जो है वो इन डॉक्टर्स के साथ हिंसा की जा रही है। जैसे कि हम इंदौर का मामला देखते हैं तो इंदौर में डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो पत्थरबाजी की गई, अभद्र भाषा में बोला गया, और कई जगह जो है हमें इस तरीके की जो है खबर सुनने में आई। ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स के द्वारा ये कहा गया कि हम जो है इसका सांकेतिक विरोध करेंगे 23 और 24 अप्रैल को। इन्हीं सब की परिपाटी जो है वो आगे बढ़ी और हमने देखा कि सरकार ने जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसके अंतर्गत महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया और महामारी संशोधन अधिनियम 2020 लेके आए। ये जो संशोधन हुआ उसके अंतर्गत 22 अप्रैल को एक अध्यादेश लाया गया, यानी एक ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस होता क्या है? ऑर्डिनेंस एक विशेषाधिकार होता है। ये तब जारी किया जाता है तब बहुत ही आपातकालीन स्थिति होती है और कोई ऐसा विषय होता है जिस पर बहुत ही अर्जेंट जो है, बहुत ही इमीडिएट रूप से कानून बनाना होता है, और जब संसद के दोनों सदन नहीं चल रहे होते हैं या कोई एक सदन जो है वो नहीं चल रहा होता है, तो इस स्थिति में जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत उसे ये शक्ति दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो हमने देखा कि 22 अप्रैल को एक अध्यादेश लाया गया, और ये जो अध्यादेश है वो मैक्सिमम 6 महीने तक जारी रह सकता है, और इससे पहले यदि संसद का सत्र शुरू हो जाता है तो उस सत्र के अंतर्गत 6 वीक्स के अंतर्गत जो है इस ऑर्डिनेंस को पास करना होता है, और यदि 6 वीक्स में इस ऑर्डिनेंस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो ये ऑर्डिनेंस स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ऑर्डिनेंस जो लाया गया है वो 22 अप्रैल को लाया गया, और इसके अंतर्गत जो है 22 अप्रैल को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए और ये कानून बन गया है। इस कानून में है क्या? इस कानून में सबसे पहले 3 मुख्य टर्म्स हैं जिनको परिभाषित किया गया है। पहली टर्म है हिंसा की गतिविधि यानी एक्ट ऑफ वायलेंस। उन्होंने इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि डॉक्टर्स को या स्वास्थ्य सहायकों को, नर्सों को, पैरामेडिकल स्टाफ को तंग किया जाता है, उनके साथ अवैध व्यवहार किया जाता है, या कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जिससे कि उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसी जो गतिविधि है उनको हिंसा की गतिविधि माना जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा टर्म है स्वास्थ्य सेवा कर्मियों यानी हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल। इसको भी इसमें परिभाषित किया गया, यानी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ,
जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, अन्य इन सभी को जो है वो स्वास्थ्य सेवा कर्मियों में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत संपत्ति को भी इसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है। यानी कि अब कोविड-19 के दौरान क्वारंटीन सेंटर्स, आइसोलेशन वार्ड्स, आइसोलेशन सेंटर्स या ऐसा कोई भी जगह जहाँ पर कि पेशेंट हैं और उनकी देखभाल डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है, यदि उस प्रॉपर्टी को, उस संपत्ति को जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, तो उस संपत्ति को यदि हानि पहुंचाई जाती है तो वो भी हिंसा की गतिविधि के अंतर्गत आएगी। तो हमने देखा कि इसमें जो है 3 टर्म को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत जो ये संशोधन अधिनियम आया है, इसमें सजा की बात कही गई है कि सेक्शन 2A जो है जोड़ा गया है, उसमें कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस हिंसा की गतिविधि को करते हुए पाया जाएगा, उसको 3 महीने से लेकर, यानी न्यूनतम 3 महीने से लेकर अधिकतम 5 वर्ष की सजा हो सकती है और जुर्माना जो है न्यूनतम 50,000 से लेकर अधिकतम 2 लाख का जुर्माना जो है उसको देना पड़ेगा। यहाँ पर यदि हम आईपीसी की धारा 320 की बात करें तो उसके अंतर्गत ये है कि यदि घोर अपहत्ति होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा कृत्य होता है जो इन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किया जाता है, तो उस स्थिति में जो है वो 6 महीने से लेकर 7 वर्ष की सजा और जुर्माना 1 लाख से लेकर 7 लाख का हो सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस जो कानून को बनाया गया उसके अंतर्गत इस प्रकार के अपराध जो कि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ किए जाएंगे उसको संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाया गया है और इसकी जांच के लिए जो है वो इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि 30 दिन के भीतर जो है इस प्रकार की जांच करके देनी है और इस मुकदमे को जो है वो 1 वर्ष के भीतर समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी जो है अधिनियम जो है वो लाया गया है और ये आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बेहद जरूरी भी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि ये जो अधिनियम लाया गया है ये किसका संशोधन है या किस अधिनियम में संशोधन करके ये अधिनियम लाया गया है, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस जो अधिनियम में यानी हमारी संशोधन अधिनियम 2020 में किन 3 टर्मिनोलॉजी को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, या फिर सजा कितनी है, या फिर जो है वो जांच कब तक किया जाना है। इन सब चीज़ों को लेकर जो है आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको कंसीडर कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें आपसे जांच के लेकर कोई कुछ पूछ लिया या फिर सजा को लेकर कुछ दे दिया। इस तरीके के जो है वो क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से आ सकते हैं। आइए अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान यानी वन धन सोशल डिस्टेंसिंग अवेयरनेस अभियान, इस अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत कार्यरत ट्राइफेड के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1987 में हुई और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और ये मुख्यतः आदिवासियों के लिए कार्य करती है कि आदिवासियों के द्वारा जंगलों से जो भी जंगली उत्पाद इकट्ठा किया जाता है उसकी बेहतर प्राइस जो है वो दिलाई जा सके, इसके लिए मुख्यतः जो है ट्राइफेड कार्य करती है। यहाँ पर हम जनता सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान की बात करें तो इस अभियान को शुरू करने का मुख्य कारण क्या रहा है? इस अभियान को शुरू करने का मुख्य कारण है कि लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि कोविड-19 के कारण जो है देशव्यापी लॉकडाउन है और ऐसी स्थिति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौसम है आदिवासियों के लिए, क्योंकि इस मौसम में आदिवासी जो जंगली उत्पाद है, जो जंगली प्रोडक्ट है उनको इकट्ठा करते हैं जिससे कि उनकी आजीविका का संचालन हो सके। और अब जब सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो किस तरीके से जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग अवेयरनेस के लिए काम किया जाए, यही इस अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें मुख्यतः क्या किया जाएगा, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग अवेयरनेस के लिए वेबिनार और फेसबुक लाइव का सहारा लिया जाएगा। फेसबुक लाइव हमें पता है कि इसके द्वारा जो है मैक्सिमम लोगों तक अपनी जो सूचना है वो पहुंचाई जा सकती है। वहीं पर वेबिनार की यदि हम बात करते हैं तो वेबिनार एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत सेमिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट कराए जा सकते हैं और जो भी
इन प्रोग्राम्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करना चाहे वो वेबिनार यानी इंटरनेट के थ्रू जो है वो, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का, क्वारंटीन का, स्वच्छता का जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण दिया जाएगा सरकार के द्वारा प्रशिक्षित किए गए कुछ प्रशिक्षकों के द्वारा और सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूह में कार्यरत कुछ व्यक्तियों के द्वारा। ये स्व सहायता समूह कौन से होंगे? वो जो प्रधानमंत्री बंधन योजना के अंतर्गत लगभग 15,000 ऐसे स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जिनके लोग जो हैं वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग अवेयरनेस के लिए काम करेंगे, उनको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। यदि हम प्रधानमंत्री बंधन योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर से की गई और इस प्रोग्राम के अंतर्गत भी कौशल प्रशिक्षण के लिए कार्य किया जाता है कि कैसे जो छोटे जंगली उत्पाद हैं उनसे अपनी आजीविका को बढ़ाया जाए। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब प्रशिक्षण जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप और कुछ प्रशिक्षकों के द्वारा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो डिजिटल अभियान चलाया जा रहा है उसमें ट्राइफेड, यूनिसेफ और WHO तीनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। ट्राइफेड हमें पता ही है, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो यूनिसेफ है वो प्रशिक्षण की सामग्री जो है प्रदान करेगी, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप प्रशिक्षण दो। तो यहाँ पर ये जो पूरा टॉपिक है इससे क्वेश्चन जो आ सकता है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है या किस कौन सा फेडरेशन है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अभियान चला रही है और इस अभियान में जो है वो किस किस का सहयोग लिया जाएगा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ट्राइफेड के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि वेबिनार और फेसबुक लाइव के द्वारा जो है लोगों को प्रशिक्षण या ट्राइबल कम्युनिटी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीसरा हो सकता है कि इसके अंतर्गत जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का अवेयरनेस के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि A, B, C तीनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमारी अगली न्यूज़ है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब को लेकर, लेबोरेटरी को लेकर। ये जो लेबोरेटरी बनाई गई है वो DRDO के द्वारा प्लस हैदराबाद के एक हॉस्पिटल और एक प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई है और ये रिकॉर्ड 15 दिन में बनाई गई है। इसका जो उद्घाटन है वो 23 अप्रैल को हमारे देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इस लेबोरेटरी में जो है जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेफ्टी के, उनको ध्यान रखा गया है, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हो और चाहे वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की हो। इसीलिए इसके अंतर्गत जो है कॉम्बिनेशन किया गया है वो बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब और बायोसेफ्टी लेवल 2 लैब का, जिससे कि सारी जो इंटरनेशनल मेजरमेंट है सेफ्टी के वो इंक्लूड हो जाएं। अच्छा, ये जो लेबोरेटरी है काम क्या करेगी? ये लेबोरेटरी जो है वो एक दिन में 1000 से ज़्यादा कोविड-19 के जो सैंपल्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करेगी, प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी काम करेगी, प्लस कोविड-19 का टीका बनाने में भी सहयोग जो है इस लेबोरेटरी से लिया जाएगा। और ये जो लैब है वो भारत में कहीं भी स्थापित की जा सकती है, ये इतनी क्षमता जो है इन लैब में होती है। तो हमने देखा कि इस प्रकार की जो लैब है वो किसके द्वारा बनाई गई है? DRDO के द्वारा। DRDO क्या है? DRDO है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई और इसका ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में, हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो इस टॉपिक में से जो या इस सब्जेक्ट में से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये जो लैब है ये किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन A DRDO के द्वारा, ऑप्शन B इसरो के द्वारा, ऑप्शन C ICMR के द्वारा या ऑप्शन D WHO के द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन A DRDO के द्वारा। प्लस अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो लैब बनाई गई है उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाएंगे या क्या कार्य किया जाएगा? ऑप्शन A 1000 से अधिक कोविड-19 के लोगों, कोविड-19 से संक्रमित लोगों के सैंपल्स की जांच की जा सकती है, प्लस इसके अंतर्गत प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर काम किया जाएगा, प्लस इसके अंतर्गत जो है वो
कोविड-19 के लिए वैक्सीन या टीका बनाने का भी काम किया जा सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि तीनों ही जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी लैब है जो कि भारत में कहीं भी स्थापित की जा सकती है, और इसके ऊपर जो है वो इस लैब में जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी जो मुख्य कार्य हो सकते हैं वो किए जाएंगे। हालांकि जो DRDO वो मिलिट्री रिसर्च के लिए, मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और ये एक बहुत ही ज़रूरी मौका है जहाँ पर DRDO ने जो है वो पूरी तरीके से जो है वो इसके लिए काम किया है, कोविड-19 से लड़ने के लिए है काम किया है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। आइए अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। हमारी अगली न्यूज है नूर सैन्य उपग्रह को लेकर। नूर का मतलब लाइट या रोशनी, सैन्य उपग्रह यानी मिलिट्री सैटेलाइट। इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है ईरान के द्वारा। उसकी जानकारी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा दी गई। ये मिलिट्री सैटेलाइट उस समय लॉन्च हुआ है जब अमेरिका और ईरान के मध्य लगातार तनातनी देखी जा रही है। हमें पता है कि जनवरी के महीने में अमेरिका के द्वारा ईरान के मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई। उसी समय से इन दोनों देशों के मध्य एक वार की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ईरान के लिए मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च करना। हालांकि इस उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जो है ईरान के द्वारा नहीं दी गई, परंतु ये कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी की सतह से 264 मील दूर यानी 425 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। ये लॉन्चिंग 22 अप्रैल को हुई और ये ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है। यदि इसके फीचर्स की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि इसमें ठोस और तरल ईंधन का उपयोग किया गया है। अब हम सैन्य उपग्रह की बात करते हैं तो ये सैन्य उपग्रह होते क्या हैं? देखिए, किसी भी देश के सैनिकों की सहायता के लिए हमें उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है, जिससे कि सैन्य संचार अच्छी से हो सके और उन्हें नेविगेशन भी अच्छे से प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में जो प्रत्येक देश है या लगभग सभी जो देश है वो कोशिश करते हैं कि उनका जो सैन्य उपग्रह है, जो मिलिट्री सैटेलाइट है, वो लॉन्च की जाए। इस तरह हम देखते हैं कि सैन्य उपग्रह खुफिया निगरानी, नेविगेशन और सैन्य संचार के लिए लॉन्च किए जाते हैं, जो कि दूसरे देशों के रक्षा उपकरणों और मिलिट्री कैंपों के बारे में पता लगाते हैं और दुश्मन देश के युद्ध की तैयारियों के बारे में भी बताते हैं कि दुश्मन देश जो है हमारे खिलाफ कोई युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा। तो इन सब के लिए जो है सैन्य उपग्रह, जिससे कि सटीक जानकारी सैनिकों को प्राप्त हो सके, सेना को प्राप्त हो सके, इसलिए उपग्रह जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। हालांकि 1950 में ही अमेरिका के द्वारा सैन्य उपग्रह लॉन्च कर दिया गया था, जो नेवी है उसके लिए। हालांकि यदि भारत की बात करें तो भारत ने भी जो कई सारे सैन्य उपग्रह हैं वो लॉन्च किए हैं, जिनमें से सबसे पहले GSAT-7 जो है भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था 2013 में, जो कि सेना को जो है वो कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इस प्रकार से इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो हो सकता है कि नूर सैन्य उपग्रह निम्न में से किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ईरान। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से आ सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपनी सीरीज 15 में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन का जवाब हालांकि डिटेल में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। क्वेश्चन था महामारी संशोधन अधिनियम 2020 के बारे में बताइए, या 50 शब्दों में डिस्कस कीजिए। मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को रेगुलरली देख रहे हैं और हमारे क्वेश्चन का जवाब हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस वीडियो सीरीज में पूछा गया जवाब भी आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल करंट टॉपिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।